नमस्ते दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। जून 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट सुर्खियां है FATF ने पाकिस्तान को इनहैंस फॉलो अप की लिस्ट में आज भी रखा हुआ है। तो FATF हम सभी जानते हैं, उसका जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। और ये पॉइंट को समझने के लिए लास्ट ईयर में अक्टूबर 2020 ने FATA ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था। अगर कोई भी शासन या कोई भी गवर्नमेंट ग्रे या ब्लैक लिस्ट में, मोस्टली अगर ग्रे लिस्ट में होता है, तो उस गवर्नमेंट के लिए जो भी वर्ल्ड बैंक है, आसियान डेवलपमेंट बैंक है, IMF है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, और यूरोपीय संघ होता है, तो इस राष्ट्रों से या इस संगठनों से वित्तीय सहायता नहीं मिल सकती। FATF उन राष्ट्रों को ग्रे लिस्ट में इंक्लूड करता है जो राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जो दहशतवाद है या जो टेररिज्म है उनके लिए फंडिंग करने वाली जो भी ऑर्गेनाइजेशंस उनके देश में काम करती है, उनके लिए कोई अटकाव नहीं करता या प्रतिबंधित नहीं करता। तो 21 या 2021 में पाकिस्तान को आज भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इनहैंस फॉलो लिस्ट में रखा है। इसका मतलब आज भी पाकिस्तान ने या उनके अंतर्गत जो भी अंतर्राष्ट्रीय दहशतवादी संगठन है उनके लिए फंडिंग करने के मामले में कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया। इस पॉइंट में हमें यह भी जानना बहुत इंपॉर्टेंस होता है, FATF की फर्स्ट स्थापना 1989 में हुई थी और आज भी उसका हेडक्वार्टर फ्रांस स्थित पेरिस में है। तो फर्स्ट उसका जो काम था एक सोर्सेस ऑफ धन शोधन करना, ये फर्स्ट काम था। लेकिन 2029 से अगर हम बात कर लेते हैं तो 2021 से, फिर से रिपीट कर लेता हूं, 2021 से जो आतंकवादी है, दहशतवाद है, उनको फंडिंग के मामले में ये शोधन करने का काम करती है। दिस थिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारे लिए ये पॉइंट भी सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने FATF के बारे में देखा, FATF पाकिस्तान को किस लिस्ट में मेंशंस किया हुआ, ये पॉइंट हमने देखा। आज के लिए हमारे लिए नेक्स्ट पॉइंट है डेविड डियो, डेविड DAVID ये फ्रांस स्थित लेखक है और उन्हें 2021 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज या बुकर 2021 हाल ही जो डेविड डियोप को दिया गया है, जो उन्होंने जो बुक है, जो बुक का नाम आता है, जो एना मॉस्कोविस ने फर्स्ट टाइम लिखा था, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, डेविड डियोप है उनका नाम, उस बुक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ये जो बुक है, इस किताब का उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया था, लेकिन इस बुक के जो ओरिजिनल लेखक है उनका नाम आता है आना मॉस्कोवाइस, आना मॉस्कोवाइस। तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक एक उपन्यास है, एक नोवेल है। ऑलमोस्ट फर्स्ट युद्ध जो विश्व युद्ध हुआ था, उस विश्व युद्ध में फ्रांस से लड़ने वाले जो सेनेगल के सैनिक थे, या सेनेगल के सैनिक का नाम अल्फा नदिया आता है, उनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। हमें ये भी जानना इंपॉर्टेंस होता है कि दो तरह के बुकर पुरस्कार होते हैं। एक पुरस्कार का नाम आता है बुकर पुरस्कार ओनली, दूसरा जो पुरस्कार होता है, अवार्ड होता है, उसे हम अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वर्ल्ड में जो भी उपन्यास या बुक्स है उनको अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। और जो बुकर पुरस्कार होता है ये मोस्टली अंग्रेजी भाषा में लिखी गए उपन्यास हो या कथा साहित्य हो, उनके लिए ये दिया जाता है। तो इस पॉइंट में हमने ये जरूर देखा
जो नाम था डिहो डिकॉप का। उनके बुक का नाम था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक 2021 का। उनके लिए अंतरराष्ट्रीय, हम कहेंगे इंटरनेशनल बुकर प्राइज से उनको नवाजा गया। नेक्स्ट 3 पॉइंट आता है हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की उन्होंने नई फाइलिंग पोर्टल स्टार्ट की है। इस फाइलिंग पोर्टल का नाम है www.incometax.government.in। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। हमारे आयकर विभाग, जिसे हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं, उन्होंने नया फाइलिंग पोर्टल स्टार्ट किया है। इस फाइलिंग पोर्टल का नाम है www.incometax.government.in। गौरतलब ये बात है, आज तक ये फाइलिंग करने के लिए इनकम टैक्स आयकर डिपार्टमेंट का जो पोर्टल था उनका नाम था www.incometaxindiafiling.government.in। तो ये ओल्डेस्ट फॉर्म था। नाउ अनवर्स इट हैव द मॉडिफिकेशन, और ये सुलभ होगा जिन लोग इनकम टैक्स भरना चाहते हैं उनके लिए। तो ये इनकम टैक्स .government.in ये हमारा अभी नया इनकम टैक्स का ई फाइलिंग पोर्टल होगा। हमें सभी को ये जानना इम्पोर्टेंस होता है, एक आयकर विभाग हमारे देश में जो प्रत्यक्ष कर होते हैं उनको संग्रह करने का कार्य करता है, और ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय, उनका जो राजस्व विभाग है जिसे हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, उसके अधीन काम करता है। भारत में 1860 में इस आयकर विभाग की गठन की गई थी, और हम इसका जो नेतृत्व किया जाता है ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसे हम CBDT कहते हैं, इसके द्वारा किया जाता है। हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इनकम टैक्स .government.in यह नया ई फाइलिंग पोर्टल देखा, और इनकम टैक्स किस तरह से आता है ये भी हमने देखा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमारे वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण बीमा योजना है, जिसे हम PMGKY, इस योजना की समीक्षा की। इसके बारे में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY, हमारे लिए स्टैटिक पॉइंट ये इंपॉर्टेंस होगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो स्वास्थ्य बीमा योजना है वो क्या थी। तो ये स्वास्थ्य कर्मचारी, जिसे हम फ्रंट रनर कहते हैं, जिन्होंने कोविड के टाइम दे आर दी मे बी डॉक्टर्स है, उसमें नर्सेस थी, या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर थे, सरकार ने टाइम टाइम पे उन्हें स्वास्थ्य कर्मचारियों को फोर रनर का दर्जा या उनको डेजिग्नेशन दिया हुआ था। तो ये PMGKY योजना मार्च 2020 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत जो स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं उनके लिए 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया गया था, और फर्स्ट टाइम ये सिर्फ 19 दिनों के लिए उसको सेवा प्रदान की गई थी। लेटर ऑन ये जो स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो गरीब कल्याण योजना है उसको एक्सटेंड किया था मार्च 2021 को। तो जो स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं उनके जो आश्रित होते हैं, इन केस ऑफ स्वास्थ्य कर्मचारियों की डेथ हो जाती है तो उनके ऊपर जो डिपेंडेंट होते हैं, उन डिपेंडेंट के लिए डेफिनेटली एक बड़ा, हम कहेंगे एक रिलायबल, एक एटलीस्ट फाइनेंशियल सोर्स था। तो ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से ये बीमा प्रदान किया जाता था, ये हमने देखा। तो इस पॉइंट पे हमने देखा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की हमारे वित्त मंत्री ने समीक्षा की थी। उसके बावजूद हमने ये भी यहाँ पे देखा कि किस तरह से ये योजना वर्कआउट होती थी, उसके टारगेट ग्रुप कौन थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत की जो बायोटेक कंपनी है वो जो वैक्सीन बनाती है कोविड-19 के लिए, उसका जो नाम आता है उसे हम कोवैक्सीन कहते हैं, COVAXIN। तो कोवैक्सीन को ब्राजील ने आयात करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए परमिशन दी है। हमारे लिए यहाँ मुख्य बिंदु ये होगा कि कोवैक्सीन क्या है। कोवैक्सीन ये एक सरकारी समर्थित टीका वैक्सीन बनाने वाली एक कंपनी है। कोवैक्सीन बनाया जाता है हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी द्वारा,
और कोवैक्सीन की इफिशिएंसी ट्रायल में 81% है। और कोवैक्सीन ऑलमोस्ट यहाँ जो दो खुराक जो होती है, जो दो वैक्सीन होते हैं, उसके बीच का जो अंतराल होता है वो 4 सप्ताह का होता है। और इस वैक्सीन में मृत कोविड-19 वायरस से तैयार किया गया हुआ, ये भी बात हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। तो इस कंपनी जो भारत बायोटेक की स्थापना 1996 में कृष्णा यला द्वारा की गई थी, ये भी पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। तो कोवैक्सीन आज पिक्चर्स में क्यों है? कोवैक्सीन की जो वैक्सीन है, जो टीका है, ब्राजील देश ने उसको आयात करने के लिए मंजूरी दे दी थी। लेकिन हमारे लिए कोवैक्सीन इम्पोर्टेंस क्यों है, ये हमने देखा। कोवैक्सीन एक डेड कोविड-19 वायरस से ये टीका बनाया गया है। 2 खुराक के बीच 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। कृष्णा यला द्वारा ये कंपनी 1996 में स्थापित की गई थी और ये कंपनी भारत बायोटेक है और हैदराबाद स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसे फिर से हम SII कहते हैं। SII कहते हैं तो यहाँ पे कोविशील्ड आता है। कोविड-19 को कंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो पुणे स्थित कंपनी है, आज आदर पूनावाला उनके CEO है। तो उन्होंने ये जो कोविशील्ड हमारे देश में या एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट करने में बहुत कामयाबी हासिल की हुई है। लेकिन जो स्पुतनिक V है, स्पुतनिक का फिर से मैं स्पेलिंग आपके साथ शेयर करता हूँ, SPUTNIK, ये रशियन वैक्सीन है। स्पुतनिक 5 या V से कहेंगे। रशिया की जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का नाम आपके साथ शेयर करता हूँ, गैमलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। इंडिया की है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। उन्होंने रशिया की जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है गैमलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। उनके साथ ये अनुमति की है कि ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उनके पुणे के प्लांट में स्पुतनिक V का निर्माण करेंगे। हमें स्पुतनिक V के बारे में ये जानना बहुत इम्पोर्टेंस होता है। जिस तरह से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका का और ओरिजिनेटर या उनका जो निर्माता है, उनकी ये वैक्सीन है। तो कोविशील्ड ये सामान्य एडिनो वायरस से बनाई गई है, उसमें चिंपांजी से प्रभावित है, ये इम्पोर्टेंस होता है। बल्कि जो स्पुतनिक 5 है, ये विभिन्न मानव एडिनो वायरस के उपयोग करके बनाई है, ये भी पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंस होता है। और ये आज स्पुतनिक V की अगर हम प्रभावशीलता देखते हैं, इफिशिएंसी देखते हैं, तो ये 91% है। ये भी हमने पॉइंट इसमें कवर कर दिया। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए ये भी आता है, ये मालूम होना इम्पोर्टेंस होता है किस तरह से हमने कोविशील्ड को देखने की कोशिश की। इस पॉइंट में हमने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को देखा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रशिया की जो गैमलिया इंस्टीट्यूट है, गैमलिया इंस्टीट्यूट के साथ उन्होंने जो कंटिन्यूशंस किया है, कंटिन्यूशन किसके बारे में कंटिन्यूशंस किया हुआ है, तो दे विल गोइंग टू मैन्युफैक्चर दी स्पुतनिक इसको मैन्युफैक्चर करेंगे, इसके बारे में हमने यहीं पे देखा हुआ है। ये भी पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंस होगा किस तरह से वो वर्कआउट करने वाली है। तो हमने कोवैक्सीन एट द सेम टाइम्स कोविशील्ड दोनों के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस देखने की पे कोशिश की हुई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए ये भी पॉइंट आता है कि जो GST, जिसे हम हमारा जो वित्तीय संगठन है, भारत की जो वित्त मंत्रालय है, फाइनेंस मंत्रालय, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू किस तरह से कलेक्शंस होता है, हमारे राजस्व विभाग का कलेक्शन का पॉइंट वो हमेशा मेंशन कर लेते हैं। तो मार्च 2021 में जो टोटल GST का कलेक्शंस हुआ है, ऑलमोस्ट ये रीच हुआ है 1.02 लाख करोड़। तो ये भी पॉइंट जरूर इम्पोर्टेंस हो सकता है। GST का कलेक्शन दो भी बाकी देश की तुलना में या बाकी अगर हम कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं पिछले मंथ का, तो ये कंपैरेटिवली राजस्व संग्रह ये 1.02 तक बढ़ चुका है। हमारे लिए इस पॉइंट में जो स्टैटिक पॉइंट होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि GST, तो GST इसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं।
1 जुलाई 2017 से हमने पूरे देश में उसको लागू किया था। और ये अप्रत्यक्ष कर होते हैं जिसमें आज सर्विस टैक्स हो या वैल्यू एडेड टैक्स एंड एक्साइज टैक्स, जो अलग अलग टैक्स थे, इनडायरेक्ट टैक्स की जगह आज ली हुई है। तो जीएसटी के अंतर्गत 3 एक्स्ट्रा कंपोनेंट आते हैं जिसे हम इंट्रास्टेट सेल्स कहते हैं या द स्टेट सेल्स कहते हैं। एट द सेम टाइम उसे हम सेंट्रल जीएसटी कहते हैं। जीएसटी के अंदर अलग अलग स्लैब आते हैं जिसमें वस्तु और सेवाओं के ऊपर इस स्लैब के तहत गवर्नमेंट के डिसीजन पे टैक्स जीएसटी लगवाया जाता है। ये जो 5 स्लैब है, ये 0% का फर्स्ट स्लैब है, 5% का सेकंड है, 12% का थर्ड है, फोर्थ 18% का है, और जो फिफ्थ आता है वो 28% होता है। तो ये जीएसटी को निर्धारण करने के लिए हमारे देश में वस्तु और सेवा कर परिषद होती है जिसे हम जीएसटी काउंसिल भी कहते हैं। तो ये जीएसटी संबंधित नीति और मान्यता का संगठन करती है। तो वित्त मंत्री, उसके केंद्रीय वित्त मंत्री उसकी अध्यक्षता होते हैं, और सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री होते हैं ये भी इस कमेटी के सदस्य होते हैं। ये भी पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो दिस थिंग हमने देखा, जीएसटी का मेल का हमने राजस्व संग्रह देखा 1.02। उसके बावजूद भी हमने ये भी देखा जीएसटी क्या होते हैं, उसके अंदर कितने स्लैब आते हैं, उसके अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है और उसको निर्धारण करना ये जो काम होता है जीएसटी काउंसिल का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट 2025 तक 20% रखा हुआ, इसके बारे में पॉइंट हो सकता है। तो ये इथेनॉल पेट्रोल में ब्लेंडिंग करना, इथेनॉल से जो टारगेट फर्स्ट टाइम हमने जो रखा था ये 2030 तक था, लेकिन उसमें अभी चेंजेस हो चुके हैं। तो 2025 तक पेट्रोल में हम 20% इथेनॉल को मिश्रण करने की हमने अनुमति दी है, या हम उसे कहेंगे ये मैक्सिमम हमारा निर्धारण हो सकता है। लेकिन इथेनॉल मिश्रण करने के लिए इथेनॉल जिस रॉ मटेरियल से ऑप्ट इन किया जाएगा उसके लिए कुछ प्रेफरेंस दे दिया है इंडिया की। अगर हम स्थिति का सभी तरह से विचार करते हैं तो गन्ना, फर्स्ट गन्ने से इथेनॉल के निर्माण करना गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर करता है। उसके बाद बी हेवी मोलासेस आता है, सी हेवी मोलासेस आते हैं, या क्षतिग्रस्त जो अनाज होता है उनसे इथेनॉल की प्राप्ति करना, या गवर्नमेंट इस तरह का जो प्रेफरेंस दिया है, गन्ना हो सकता है, उसके बाद मोलासेस हो सकते हैं, या जो क्षतिग्रस्त अनाज है, जो खराब हुआ अनाज है, उनसे इथेनॉल की निर्मित करना, ये भारत का जो बायो डीजल धोरण है या पॉलिसी है उनके तहत ये होता है। ये भी पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंस हो सकता है। और आज के ऑडियो का लास्ट पॉइंट जो है, गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि भारत इंडिया का जो लास्ट 6 ईयर से या 10 ईयर से, लास्ट डिकेड से जो ट्री कवर जो कवर हुआ है ऑलमोस्ट 24.56 है। भारत का वन और वृक्ष आवरण का जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, 24.56 बढ़ चुका है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो 5 जून था उसी के मद्देनजर हमारे जो पर्यावरण मंत्री है उन्होंने उनको ऐलान किया हुआ है। और इस 5 जून का जो थीम था नेक्स्ट डिकेड के लिए इकोसिस्टम को रिस्टोरेशन करना, ये थीम हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। तो इस सेशन में, ऑडियो सेशन में ऑलमोस्ट वी कवर 6 to 7 इम्पोर्टेंट पॉइंट। मैं जस्ट थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ। हमने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के लिए पाकिस्तान को इन्हांस्ड लिस्ट में रखा, ये पॉइंट देखा। इसके बाद हमने डेविड डियोप को जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए मिला, ये पॉइंट देखा। incometax.government.in ये ई फाइलिंग पोर्टल है अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। बाद में हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की समीक्षा की, उसके मद्देनजर कुछ स्टैटिक पॉइंट देखे। उसके बाद हमने ब्राजील ने इंडिया की कोवैक्सीन को आयात करने की अनुमति दी। उसी तरह से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को रशिया की जो स्पुतनिक 5 है उनके मैन्युफैक्चरिंग की भी DGCI ने परमिशन दी, ये पॉइंट देखा। उसके बाद मई 2021 में हमारा जो राजस्व संग्रह है ऑलमोस्ट इट क्रॉसेस द 1.02, ये देखा। और 2025 तक गवर्नमेंट ने इथेनॉल ब्लेंडिंग की जो परमिशन दी है, जो टारगेट निर्धारित किया है, ये मैक्सिमम 20% किया था। ये टारगेट हमारे लिए जो ओल्ड पॉलिसी थी उसकी तरह
वो 20% था, लेकिन जो टारगेट ईयर था ये 2030 था। और लास्ट पॉइंट हमने ये देखा, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के अनुमान से फॉरेस्ट और ट्री को कवरेज इंडिया में बढ़कर 824.56 हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है आपने ये पॉइंट अच्छी तरह से समझे होंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं आपने उन्हें कवर किया होगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.